प्यारे साथियों, मैं हितेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 की जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसका जो चैप्टर 6 है, ठीक है, आपका जैव प्रक्रम। इसका एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि जो आपने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, ठीक है, उन सभी का सॉल्यूशन चाहिए है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत हम आपको लेकर आ चुके हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 35 टॉपिक्स मैंने बताए हुए थे, ठीक है, एक वीडियो में, उन सभी 35 टॉपिक्स का ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है, ठीक है। इस पार्ट 1 वीडियो में हम आपको टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर समझ लो दो महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर करवाएंगे, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो स्टूडेंट्स नोट करेंगे आप लोग कि पोषण क्या है, ठीक है। लाइक आपको पोषण टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप लोग चैप्टर नंबर जो 1 है ना, जैव प्रक्रम, उसको अच्छे से नहीं पढ़ कर आए हो अगर आपको पोषण के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, लिखिएगा पोषण क्या है, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और लिखिएगा पोषण क्या है, फिर हेडिंग डालिएगा कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पूरा प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लो कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लाइक इसमें सबसे पहले आपको पोषण के बारे में बताना होगा, ठीक है, पोषण क्या होता है, ठीक है, यानी कि पोषण हमारा क्या है, पोषण क्या होता है, परिभाषा लिखो, ठीक है, सॉलिड लिखो, यानी कि जो कि एग्जामिनर को समझ में आए, डेफिनेशन, वो डेफिनेशन लिखो जो कि एग्जामिनर को समझ में आए। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लाइक इसमें आपको बताना होगा जो कि पोषण होता है, इसको आखिर ग्रहण करने से हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका क्या लाभ है, आखिर क्यों हम लेते हैं पोषण को। जैसे कि मान सकते हो कोई भी चीज़, जैसे कि हम अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं ये पेन लेकर आया, इसकी आवश्यकता मुझे क्यों है, क्योंकि मैं इससे अच्छी हैंड राइटिंग नोट्स बनाना चाहता हूँ। उसी प्रकार से मुझे पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको आपको लिखना है, उसके पॉइंट्स को लिखना है, कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं। पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख करना है, लाइक आपके पोषण के जितने भी प्रकार हैं उनको बताना है, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या बना, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आई होप सभी ने अब ये हेडिंग डाल लो कि पोषण क्या होता है। पोषण में आप लोग लिखिएगा कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने या फिर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है स्टूडेंट्स, वह हमारी पोषण कहलाती है। तो जीवों द्वारा यानी कि जितने भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, हम लोग, समस्त प्राणी, जितने भी आपके हो गए, जितने भी प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, जितने भी, मैं ये किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, गिनाना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, वे सभी प्राणी जो भोजन को ग्रहण करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, वह जो क्रिया कहलाती है स्टूडेंट्स, वह हमारी पोषण कहलाती है। समझ में आया, वह पोषण क्रिया कहलाती है। तो ये चीज आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आई होप, ठीक है। अब चलिएगा, पोषण क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम आप लोग हेडिंग डालिएगा कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डालिएगा कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये हेडिंग सभी स्टूडेंट्स ने डाल ली होगी, मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप लोग हेडिंग डाल लो, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया, आप लोग एक बार पढ़ोगे, एक बार में पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। लिखोगे ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ऊर्जा स्रोत में देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, अब ये मत समझना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 नंबर हाल ही में देकर जाएगा, किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अच्छे से जाना, ठीक है। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि लाइक इसमें आपको बताना है कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग डालो ऊर्जा स्रोत, उसमें लिखोगे आप लोग जब हम किसी कार्य को करते हैं, यानी कि जब हमें किसी कार्य को करना होता है तो हमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं तो जैसे तो वहां पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी कार्य को हम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी से हमको लड़ाई करनी है, ठीक है, तो हमें वहां पर ऊर्जा की होगी, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हमारे अंदर ताकत है यानी कि ऊर्जा ही नहीं है, ठीक है, तो हम किसी से कैसे झगड़ा करेंगे, वो हमें मारकर चला जाएगा। जब हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो वो मारकर चला जाएगा। और अगर हमने अच्छे से भोजन किया होगा, हमारे अंदर ऊर्जा बनी रही होगी, तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं लड़ाई में ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हम जब किसी कार्य को करते हैं
तो कार्य करते हैं तो हमें वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि क्या होता है, जब मैं आपको इसको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, शारीरिक वृद्धि होता है आपका भोजन से नया जीवद्रव बनता है। भोजन से नया जीवद्रव कहने का तात्पर्य अभी मैं आपको बताऊंगा। भोजन से नया जीवद्रव बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और अनेक विभाजन से जीवों का आकार बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर आप जितना ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा आपका जीवद्रव बढ़ता है, और जीवद्रव जब बढ़ता है तो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। और जो आपको पता होगा कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना होता है, और ऊतकों से मिलकर जो हमारे होते शरीर के अंग बने होते हैं। लाइक अगर आपकी जीवद्रव बढ़ेगा, कोशिका भी बढ़ेगी, और जब कोशिका बढ़ेगी तो जैसी बात है ऊतक और बढ़ेगा। ऊतक बढ़ेगा तो समझ में आया कि जो हमारा शरीर होता है उसके अंग होते हैं वो भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारी बॉडी पर्सनालिटी सही रहेगी, और हम देखने में अच्छे भी लगेंगे। समझ में आया? तो शारीरिक वृद्धि आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब सेकंड और थर्ड हेडिंग डालिएगा, ठीक है। थर्ड हेडिंग डालिएगा शरीर में टूट फूट की मरम्मत। ये क्या है ये आपको समझ में आया है, ठीक है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, नए जीवद्रव के बनने से कोशिकाएं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। लाइक समझना, जिस प्रकार से नया जीवद्रव बनता है, ठीक है, वो कोशिकाएं भी बनती हैं, ठीक है। यानी कि जब कोशिकाएं बनती हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारे शरीर में, समझ रहे हो, कि अगर हमारे शरीर में कभी भी चोट ना लगी हो, तो कहने का मतलब हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता है? कमजोर होता है, टाइट नहीं होता है, शेड्यूल नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अगर वहीं पर अगर हमारे शरीर में एक दो बार चोट लग चुकी हो, ठीक है, और हमारा शरीर फिर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। यदि हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है, कहीं पर अगर हमें छोटी बहुत मोटी चोट लग जाती तो हमें क्या करता है? नॉर्मली लगता है, हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन वह शख्स जिसको कभी चोट ना लगी हो और उसको छोटी मोटी चोट लग जाए तो क्या होगा कि वह जो शख्स होगा उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसके शरीर में भी टूट फूट की मरम्मत नहीं हुई है। तो वही लिखा हुआ कि नए जीवद्रव के बनने से कोशिकाएं, जब नया जीवद्रव बनता है, अगर उसी समय अगर हमारे शरीर में कुछ टूट फूट की चीजें हो जाती हैं, यानी कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। तो यह पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नए जीवद्रव के बनने से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक मैंने आपको समझाया। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिख लेने हैं, ठीक है, पोषण की आवश्यकताओं में, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से लिखोगे आप लोग। इसको नोट करने के बाद 2 से 3 बार पढ़ो डेली, आपको इजीली याद हो जाएगा। 7 नंबर देखा जाएगा, किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, हो सकता हो जिसका लक अच्छा होगा उसके में क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिएगा पोषण के मुख्य प्रकार, ठीक है। चलिए, आई होप सभी ने पोषण के प्रकार की हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग लिख लोगे इजिली कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण, ठीक है, या फिर परपोषण, ठीक है। तो चलिए, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, जानिएगा कौन कौन से प्रकार होते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार से पाया जाता है? 2 प्रकार से पाया जाता है जीवों में पोषण, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद करना है कि जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार से पाया जाता है। पहला स्वपोषण होता है जिसको स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है प्रपोषण जिसे विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। स्वपोषण पोषण क्या होता है, सॉरी, स्वपोषी पोषण क्या होता है और प्रपोषी पोषण क्या होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग आमतौर पर समझो कि स्वपोषी पोषण यानी कि वह पोषण जिसको करने के लिए जो जीव जंतु होते हैं किसी का सहारा नहीं लेते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, स्वपोषी जो कहलाते हैं, स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग कह सकते हैं कि वह स्वपोषी पोषण होता है। इतना समझिएगा, जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं वह स्वयं भोजन बनाते हैं, और वही हमारे जो, तो सुपोषण आपको समझ में आ गया होगा कि सुपोषण क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम प्रपोषण की बात करें तो प्रपोषण होता है आपका वह जीव जंतु जो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं किंतु अनेक स्रोतों द्वारा
किसी अन्य जीव जंतु की सहायता से अपना भोजन को बनाते हैं, वे हमारे प्रपोषण कहलाते हैं। इन दोनों की डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है, हालांकि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है आप लोग लिख लीजिएगा, और आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोगों को अच्छे से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिएगा, स्वपोषी पोषण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आप लोग लिखिएगा। देखिए, डिफिनेशन आपकी है कि वह जीव जंतु या समस्त प्राणी वह जीव जंतु या समस्त प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अतः इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको मैं यानी कि जो टॉपिक कह रहा हूँ इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने आपको अलग से बताया हुआ है, एक ही में नहीं जोड़ा, ताकि आपको वह पॉइंट अच्छे से याद हो, और जो आप लोग वह पॉइंट्स को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ तो आपको अच्छे से नंबर मिले, ठीक है। चलिए पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट आपका है, नोट करिएगा, स्वपोषी जीवजंतु अपना भोजन CO2 तथा पानी से बनाते हैं, यानी कि जो स्वपोषी जीवजंतु होते हैं वे अपना भोजन किससे, CO2 और पानी से बनाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि कुछ जीवाणु होते हैं और जितने भी हरे पौधे होते हैं वे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। चलिएगा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, इसको अच्छे से अगर आप लोग अलग लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इन सभी को एक ही में करके लिख लिया जा सकता था, लेकिन अलग अलग लिखोगे ज्यादा नंबर बेहतर मिलेंगे सभी से, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग, स्वपोषी जीवजंतु, जो स्वपोषी जीवजंतु होते हैं वह CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ये क्या है, देखिए जो स्वपोषी जीवजंतु होते हैं वो CO2 और जल से क्या बनाते हैं, CO2 आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ क्या निकालते हैं, ग्लूकोज निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, आपकी ऑक्सीजन निकालते हैं। तो यही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। समझ में आया, यानी कि क्या करते हैं, ये कुछ कुल मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वही लिखा हुआ, स्वपोषी जीवजंतु CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं या फिर संश्लेषित करते हैं। समझ में आया। चलिएगा अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, विषम पोषी पोषण या फिर परपोषण, ठीक है। चलिए सॉरी, इस लास्ट पॉइंट अभी और लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक, मुझे नहीं याद रहा था, एक और पॉइंट बचा हुआ है वो भी लिख लें कि स्वपोषी जीवजंतु जो होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हालांकि मैंने ये वीडियो टॉपिक बता दिया था आपको इससे पहले पॉइंट, कि जो स्वपोषी जीवजंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी से अपना भोजन बनाते हैं या फिर भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, CO2 और जल ग्रहण करते हैं, यानी कि CO2 ये जो कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है। जो ये CO2 होती है ना, इसकी जो CO2 ये लोग कहाँ से लेते हैं, ये वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है, वायुमंडल से। समझ में आया। और ये जो जल कहाँ से लेते हैं, जल ये लेते हैं जमीन से। कहाँ से लेते हैं, जमीन से। समझ में आया, नीचे से जल लेते हैं, ठीक है, जमीन से जल लेते हैं। और इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, आपस में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रकाश जो आपका सूर्य होता है, सूर्य ऊर्जा प्रकाश जिसे कहते हैं, उसकी उपस्थिति में और साथ ही साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज छोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑक्सीजन होती है वह हमारे काम आती है। समझ में आया। अब आप लोग लिखेंगे लास्ट पॉइंट कि स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी जीवजंतु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिएगा पॉइंट सभी क्लियर हो गए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 2, परपोषण या फिर विषमपोषी पोषण। इससे पहले अगर आप लोगों को मन है तो लिख लीजिएगा कि अतः स्वपोषी पोषण के कोई प्रकार नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख दोगे, जो एग्जामिनर चेक करेगा उसे लगेगा हाँ स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है, इतने अच्छे से उसने लिखा है तो इसको फुल में फुल मार्क्स देने चाहिए। तो लिखोगे अतः स्वपोषी पोषण के कोई प्रकार नहीं होते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, विषम पोषण या फिर विषमपोषी पोषण। चलिए आई होप सभी ने हेडिंग डाल ली होगी कि विषम पोषण क्या होता है। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन, साथ में बोलो, साथ में लिखो, वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु हमारे उपस्थित हैं पृथ्वी पर, चाहे वो
जानवर ही क्यों ना हो, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है। तो वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कहने से तात्पर्य है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, किंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समझ में आया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों से, यानी कि किसी दूसरे जीवों द्वारा यानी कि किसी दूसरे जीवों द्वारा या पर्णहरित पौधों या पर्णहरित पौधों। अब पर्णहरित का मतलब है वे हरे पौधे जिसमें जिसकी हरी पत्तियां होती हैं, वे सभी पर्णहरित पौधे होते हैं, ठीक है। तो पर्णहरित पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जंतु क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो ये आप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसकी परिभाषा बहुत ही इजी है, आप लोग 2 से 3 बार पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगी। इसके प्रकार क्या होते हैं, विषमपोषी के प्रकार देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग उदाहरण में लिख लीजिएगा कि विषमपोषी पोषण कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो कि विषमपोषी जीव जंतु कौन कौन से होते हैं। सभी जीव जंतु होते हैं, जितने भी सभी जीव जंतु होते हैं हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं, सभी जीव जंतु मान लो, समस्त प्राणी मान लो, उसमें आपके जितने भी जानवर आ जाते हैं सभी आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग भी आ जाते हैं। कवक मान लो, फफूंद मान लो, ठीक है, कवक को भी फफूंद कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग उदाहरण में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे हेडिंग नंबर 2, यानी कि अब आप लोग हेडिंग डालोगे विषमपोषी पोषण, ठीक है, यानी कि विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं ये हेडिंग डालोगे। चलिए, विषमपोषी पोषण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं, और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, 4 प्रकार होते हैं। चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को, इन सभी चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, इनकी परिभाषाएं सहित, ठीक है। पहला पॉइंट आपका आ जाता है शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी। मुझे नहीं लगता कि शाकाहारी के बारे में किसी को दिक्कत होगी, डाउट होगा। मांसाहारी के बारे में किसी को भी डाउट होगा, दोनों पता होंगे, ठीक है। डाउट आपको यहाँ होगा और लाइक यहाँ होगा, ठीक है। तो इनको मैं बताऊंगा सबको, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो तो इन दोनों में आपको पॉइंट दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शाकाहारी वे सभी होते हैं जो कि हरी सब्जियां खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। मांसाहारी वे सभी होते हैं जो मांस, मछली और इत्यादि चीजें खाते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी मांसाहारी की डिफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हो, वैसे आपको पता होना चाहिए था पहले से, ठीक है। शाकाहारी वह जीव जंतु जो पेड़ पौधे की पत्तियां, फूल खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। आप लोग लिख सकते हो उदाहरण में गाय, हाथी, हिरण और खरगोश, ठीक है, इत्यादि करके लिख सकते हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा शाकाहारी। अब हम लोग मांसाहारी के बारे में एक बार देख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से पहले ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए मांसाहारी। मांसाहारी में आप लोग लिख सकते हो इजी, जो जीव जंतु अपने से छोटे प्राणी को शिकार करते हैं, लाइक अगर शेर है तो वो हिरण को मारेगा, समझ में आया। और अगर आपका जो कुत्ता है वो किसको मारेगा? बिल्ली को मारेगा। चूहा किसको मारेगा? सॉरी, बिल्ली किसको मारेगी? चूहे को मारेगी। और अगर जानना चाहते हो तो समझ जाओ कि हम लोग किसको मारेंगे? अपने से छोटे जानवर, यानी कि मुर्गा, इन सभी को मारेंगे ना, उन्हीं का हम लोग जीव खाते हैं ना, मांस वगैरह। तो क्या करेंगे? वे जीव जंतु जो अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। समझ में आया? मांसाहारी। तो उदाहरण में लिख सकते हो आप लोग शेर, बाघ, ये दोनों प्रसिद्ध हैं, तो ठीक है, इनका आप लोग नाम लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा था मृतोपजीवी। हेडिंग डालो मृतोपजीवी। ये पॉइंट समझने वाला है, इसमें समझना और इसको अच्छे से समझना। समझ में आया? अच्छे से समझना। चलिए, मृतोपजीवी क्या होता है आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। मृतोपजीवी जंतु, यानी कि जंतु, क्या लिखा हुआ है? जंतु तथा मशरूम, यानी कि जंतु तथा मशरूम। ये जंतु तो आप लोग समझ गए होंगे। मशरूम क्या होता है? मशरूम एक प्रकार का हमारा फल होता है, यानी सब्जी होती है जिसको हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल होता है मशरूम, ठीक है। जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु तथा मशरूम, कवक, ईस्ट, सड़े गले पौधे अथवा मृतक, यानी कि मृतक, समझ में आया? जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, इन सभी से जो अपना भोजन बनाते हुए मृतोपजीवी कहलाते हैं। यानी कि अगर आपकी इसको अच्छी डिफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, यानी कि वे सभी जीव जंतु जो सड़े गले अथवा मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये डिफिनेशन अगर आप अच्छे से लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। सेम डिफिनेशन आपको लिखनी है कि वे सभी जीव जंतु जो मरे हुए तथा सड़े गले पौधों से अपने भोजन को बनाते हैं या प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। चलिए, उदाहरण में आप लोग लिख सकते हो कि अमरबेल, कवक, शैवाल
और मशरूम आदि। ठीक है, चलिए अब आप लोग लास्ट पॉइंट लिखोगे परजीवी। ठीक है, लास्ट और सबसे आखिरी जो हमारा पॉइंट बचता है, आखिरी पार्ट बचता है विषम पोषी पोषण का, वो बचता है हमारा परजीवी। इसमें लिखोगे आप लोग वे जंतु, वह जीव जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु, यानी कि वे जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु या समस्त प्राणी के शरीर के बाहर रहकर या फिर अंदर रहकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को पूर्णतः ग्रहण करते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अब जैसे इसमें आपको उदाहरण मैं देता हूँ, ठीक है, समझना। जो आपका जूं होता है, जूं या समझ सकते हो जूं जो हमारे सर में रहता है, बालों में रहता है, वह जूं क्या करता है, दिन प्रतिदिन हमारे खून को चूसा करता है। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कुछ करते हैं हम लोग करते हैं, हम लोग पोषण यानी भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमारा खून बनता है और वह खून इजीली जो जूं होता है वह ग्रहण करता रहता है, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, जो आपके जो भी आपका जख्म निकल आता है, जख्म कह सकते हो, जो आपके शरीर में कह सकते हो कवक हो जाता है, नहीं किसी के शरीर पर क्या हो जाता है कि किसी किसी के शरीर में दाने उठाते हैं और किसी किसी के कुछ अजीब प्रकार की क्या निकल आती हैं, फंगस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फंगस, तो उससे क्या होता है, वे आपके शरीर के क्या कहते हैं, खून को एग्जॉस्ट करते हैं, खींचते हैं, चूसते हैं। तो वे क्या करते हैं, चूस रहे हैं आपके खून को। ठीक है, वे अपना भोजन तो बना रहे हैं आपके शरीर के बाहर रहकर या फिर अंदर रहकर, मगर वे स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वे परजीवी कहलाते हैं। समझ में आया? तो वह जीव जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु की सहायता से अपने भोजन को बनाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वह शरीर के अंदर या बाहर भी हो सकते हैं, और वे हमारे परजीवी कहलाते हैं। तो ये डिफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हो, जूं या फिर जूं, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, अमरबेल क्या होता है, अमरबेल आपने गांवों में देखी होगी, जो किसी पौधे पर झल्ली टाइप की पड़ी हुई होती है, और वह किसी भी पौधे पर अगर पड़ जाए ना, तो उस पौधे की जो जड़ होती है कमजोर हो जाती है और वह पौधा भी बिल्कुल डोला मोला हो जाता है। समझ में आया? तो अमरबेल बहुत ही खतरनाक चीज होती है। सेम उसी प्रकार से हमारी फीताकृमि होता है। ठीक है, तो फीताकृमि लिख सकते हो, खटमल लिख सकते हो और कवक लिख सकते हो। तो ये उदाहरण हो गए हमारे परजीवी के। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हमारे चलते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, वो आपके मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हालांकि उस पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले उन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग देख नहीं रहे हो, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके 32 टॉपिक्स बचेंगे, जो मैं आपको बाद में बताता रहूंगा, ठीक है, वीडियोज में। तो पहला टॉपिक आपका है मानव पाचन तंत्र, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मानव पाचन तंत्र, यानी कि जो आपका मानव पाचन तंत्र है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, इसका सचित्र वर्णन पढ़ना होगा, चित्र अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में मानव पाचन तंत्र का चित्र हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि जो हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसका सचित्र वर्णन मैंने करा रखा है। आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पर आपको लिंक पड़ी हुई मिलेगी। किसकी लिंक, इन दोनों ही वीडियोस की। ठीक है, नंबर 1